बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि एक फलन f(x) बराबर दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक मॉड फलन दिया गया है f(x) बराबर यहाँ दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस 1 और हमसे कहा है कि इस फलन का क्या करना है, f का प्रांत और परिसर बताइए। f का हमसे कहा है प्रांत बताइए तथा इसका परिसर बताइए। परिसर दोनों चीजें यहाँ पर देखो पूछी गई, ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों बातें पूछी गई। देखो बड़े आराम से समझ में आएगा सब कुछ एकदम आराम से। पहले तो आप ये समझो कि ये मॉड फलन है। कैसा फलन है? मॉड फलन है। तो मॉड फलन होता है वो वास्तविक सभी संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। x का मान इसमें कुछ भी डाल दो, माइनस प्लस कुछ भी डाल दो, यहां से इसकी वैल्यू एक निश्चित वैल्यू मिल जाएगी। x का मान हम माइनस में डालेंगे तो अभी इसकी वैल्यू मिलेगी, x का मान हम प्लस में डालेंगे तो अभी इसकी वैल्यू मिलेगी। कुल मिला के हम ऐसा कहेंगे कि जो x है ये वो इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, x के सभी रियल नंबर होंगे प्रांत में। आपको यहाँ लिख देना है प्रांत बराबर क्या लिखना है, आपको r लिख देना है, ठीक। वास्तविक टोटल जो वास्तविक संख्या है वो आपका प्रांत हो जाएगा। इसके बाद देखो प्रांत के बाद बात करें परिसर की। परिसर क्या होता है, थोड़ा महत्वपूर्ण बात है। परिसर क्या होता है बच्चों, जो f(x) का मान होता है ना, या ये कहें जो y का मान होता है वो परिसर होता है। तो यहां से देख सकते हो हम y का मान निकालने के लिए देखो एक बात तो ये सीधी है कि जो मॉड फलन होता है वो सदैव और सदैव शून्य या शून्य से बड़ा होता है। यहां से माइनस वैल्यू तो मिलती नहीं है भाई। अगर हम यहां से कुछ भी अंदर इसके मॉड के अंदर कुछ भी संख्या लिखी हो, निश्चित रूप से प्लस वैल्यू मिलती है, माइनस तो मिलती नहीं है। तो कुल मिला के शून्य तो मिल सकती। जैसे यहाँ पर x का मान 1 लिख दें तो 1 में से 1 घटेगा, क्या मिलेगा, 0। तो 0 मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब शून्य मिल सकता है या शून्य से आगे जो भी मिलेगा वो प्लस नंबर मिलेगा। मतलब माइनस का कोई यहाँ पर मॉड के अंदर जो भी संख्याएं होती है वो माइनस की नहीं होती हैं। टोटल मिला के यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं चूंकि मॉड x माइनस 1 सदैव या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा। मॉड x माइनस 1 कैसा होगा, या तो ये टोटल का मान या तो आपका शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब आप यहां सीधा कह सकते हो कि भाई ये क्या है, ये तो f(x) है। तो f(x) जो होगा वो शून्य या शून्य से बड़ा होगा। तो यही देखो f(x) का जो मान होता है अर्थात जो y का मान होता है वही परिसर होता है। तो ये परिसर है, यही परिसर है। इसका हम दूसरा कुछ रूप और रख सकते हैं। इसका दूसरा अगर हम यहाँ ऐसा लिख दें कि जो परिसर है वो क्या हो जाएगा, परिसर बराबर हम यहाँ ऐसा लिख दें, परिसर बराबर देखो यहाँ पर समझो ये आपका है 0, शून्य या शून्य से बड़ा। शून्य या शून्य से बड़ा का मतलब देखो प्लस अनंत यहाँ से इधर की ओर, ये सब कुछ परिसर में, ये यहाँ से यहाँ तक इधर की ओर, ठीक है। शून्य से आगे तो हम कह सकते हैं कि परिसर बराबर क्या हो सकता है, सभी रियल नंबर, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 0 से आगे कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ पर चूंकि हमें बराबर का भी निशान देखो दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना है, यहाँ छोटा लगाना है, ठीक है। इसमें 0 से लेकर, 0 छोड़ना नहीं है, 0 से लेकर सब आगे जो धनात्मक संख्या है वो इसका परिसर कहलाएंगे, ठीक है। ये आपका परिसर है। इसको देखो दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी रियल नंबर लिख दें जो आपके धनात्मक हैं, जो सभी नंबर धनात्मक वाले हैं, शून्य से बड़े नंबर, लेकिन शून्य भी साथ में रखना है। तो यहाँ पर यूनियन का निशान लगा दें और 0 लिख दें, 0 भी इसके साथ में है और आपके जो रियल नंबर प्लस वाले रियल नंबर हैं वो इसका परिसर है। 0 से आगे मतलब 0 भी है और 0 से आगे जो आपके रियल नंबर हैं वो सब, 0 से आगे का मतलब धनात्मक होंगे ना, तो धनात्मक रियल नंबर और इसमें 0 भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये परिसर हो जाएगा, ठीक है। ये परिसर है और ये इसका प्रांत है। इतनी बात ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ये। चलो इसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद देखो आगे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 6वां, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6वां आपका ये लिखा है, मान लीजिए कि f, यहां पर लिखा है मान लीजिए
कि जो f फलन है वो इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से समझो। यहां लिखा है x कोमा एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर इस प्रकार से लिखा है। और ये लिखा है x जो है वो कोई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। r से r में आपका कोई फलन है, ठीक है। और f का हमें परिसर, इसमें भी देखो परिसर पूछा गया है। बच्चों यहाँ पर एक बात सीधी सीधी है, बहुत अच्छे से समझो कि जो फलन दिया गया है, फलन हम कैसे लिखते हैं बताओ। फलन कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं x कोमा बाई। फलन कैसे लिखते हैं, f बराबर लिखते हैं x कोमा बाई सच दैट x और y में क्या है आगे संबंध, वो भी साथ में लिखते हैं, है ना। तो x कोमा बाई इस प्रकार से हम फलन लिखते हैं कृमित युग्म के रूप में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी कृमित युग्म है, देखो x तो लिखा है, y के जगह पर ये लिखा है। और चूंकि y ही वास्तव में fx होता है, ये भी हमने बताया। इसका मतलब ये देखो fx लिखा हुआ है, ये फलन लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका क्या लिखा है, ये y का मान है। y का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या y का मतलब हमने बताया यही आपका फलन है, इसको fx भी लिख सकते हैं। fx बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा काम। अब देखो हमें फलन मिल गया, अब इस फलन का हमें प्रांत ज्ञात करना है। यहां पर कहीं फलन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वास्तव में ये x होता है और ये y होता है, यही तो फलन होता है। y का मतलब fx, तो ये fx है और fx का मान जब हमें दिया गया है तो अब इस फलन का हमें क्या चाहिए, प्रांत निकालना है, सॉरी परिसर निकालना है। प्रांत नहीं निकालना, प्रांत नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x बिलोंग टू r। x बिलोंग टू r का क्या मतलब है, मतलब जो परिसर है वो ये लिखा है, x क्या है, x का मतलब प्रांत, सॉरी प्रांत होता है। तो प्रांत तो यहाँ लिखा है ना, रियल नंबर है प्रांत, लेकिन अब हमें चाहिए कि आप परिसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें बच्चों। एक बात तो यहाँ निश्चित है कि जो fx का मान होगा अर्थात जो y का मान होगा वही परिसर होता है ना। अब यहाँ समझो एक बात, तो यहाँ इतना तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर किया जाता है वो सदैव या तो शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है। ये तो बिल्कुल डेफिनेट बात है भाई। अगर x का मान माइनस में भी रख दें तो फिर हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आ जाएगा, मतलब शून्य से बड़ा आ जाएगा। तो शून्य आएगा या शून्य से बड़ा आएगा, निश्चित ये बात है कि किसी भी x या ये कहें किसी भी राशि का जब स्क्वायर करते हैं तो सदैव या तो वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ये बिल्कुल कंफर्म बात है, ठीक है। इतनी बात बच्चों, एक बात और समझो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें जैसे ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखा है, या इसको हम थोड़ा उलट के लिख दें इस प्रकार से कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों एक ही बात है या कुछ अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है, एक ही बात है। यहां से हमने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, बस केवल ये साइन जो था ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान था वो लेस देन इक्वल टू का निशान हो गया, है ना। क्लियर बात है। अच्छा एक बात और बताओ बच्चों, आपको एक बात यहां से देखो और बतानी है कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये आपका है एक्स स्क्वायर और ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। बच्चों इसको भी हम कह सकते हैं भैया ये बड़ा है कि नहीं है। ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर ये तो केवल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है कि नहीं। अब देखो थोड़ी देर के लिए बच्चों हम एक काम करते हैं कि यहाँ इसको बंद कर इसको, तो यहाँ देखो लिखा है ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिखा है और लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको एक बात विशेष याद रखना, यहाँ इक्वल का निशान कभी भी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आपको ये तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही बड़ा रहेगा, बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दिया गया ना, तो बड़ा तो कर दिया गया है, तो बराबर कैसे हो सकता है, बराबर कभी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बड़ा होगा ये छोटा, हमेशा ये छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी देखो खोलो, ये हमारा ये निकल के आया। देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, हमें क्या चाहिए, हमें तो fx का मान एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले आना है। अब एक काम करते हैं, पूरी असमीका में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो यहां पर लिखा है 0 और अपॉन में लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर लेस देन
इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है और अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें, और यहाँ लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने पूरी असमका में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। यहाँ देखो अगर जीरो में किसी का भी भाग करो भाई ये तो जीरो ही होता है। लेस देन इक्वल टू ये ज्यों का त्यों, और इसको देखो ध्यान से, ये क्या है बच्चों, ये एफ एक्स है। ध्यान से समझो ये क्या है, ये देखो एफ एक्स है क्या नहीं है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका मतलब क्या है, एफ एक्स है। और ये लेस देन, इसमें देखो बराबर बराबर जो अंश पे है वही हर पे है, इसका मतलब पूरा डिवाइड होगा एक बार। क्लियर बात है। तो बच्चों ये क्या निकल के आया, यही परसर है। ध्यान दो, जो मतलब ये एफ एक्स कहें या बाई कहें एक ही बात है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो लेस देन इक्वल टू बाई लिख दें और लेस देन 1 लिख दें। तो बताओ बाई का मान कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर के और आगे कहां तक, 1 से छोटा तक। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसके परिसर को ऐसा लिख सकते हैं कि परिसर जो होगा वो कितना होगा, परिसर बराबर होगा, देखो ध्यान दें, परिसर का मतलब बाई का मान कहां से कहां तक है, देखो ध्यान दें, जीरो से आगे बढ़ो, जीरो पर देखो बड़ा ये ब्रैकेट लगाना है क्योंकि इक्वल का भी निशान है। ठीक है, और कहां से, लेस देन, देखो ध्यान दें, जीरो इज लेस देन कहां तक, जीरो इज लेस देन बाई, इसको पूरा ऐसा ही लिख दो, ऐसा ही लिख दो, लेस देन इक्वल टू बाई और लेस देन 1 लिख दें इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, यहां पर इसको ओपन रखो, इसको ब्रैकेट ना लगाएं। यहां पर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जीरो से आगे चल जाओ, है ना, जीरो से आगे और कहां तक, 1 तक, जीरो से आगे कहां तक, 1 तक, तो 0,1 लिख दो। और यहां पर देखो 1 तक नहीं, 1 से पहले है, इसलिए इसको रखना नहीं है, साथ में ओपन ब्रैकेट यहां लगाना है। तो आपको परसर में लिखना है 0,1। क्या लिखना है, परसर में क्या लिखना है, मतलब ये बाई का मान कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, बाई बिलोंग टू 0 to 1। ठीक है, 0 से आगे चलो और 1 से पीछे के जो सारे बाई के मान हैं वो इसमें परसर हो, वो परसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया परसर। क्लियर बच्चों। यहां पर थोड़ी सी दिमाग वाली बात है कि भैया हमें यहाँ पर फलन नहीं दिया गया है, हमें यहाँ पर फलन नहीं दिया गया है, तो हमने यहाँ पर फलन ढूंढना कैसे, एफ बराबर यहाँ पर दिया गया है एक्स कोमा बाई, और बाई ही वास्तव में एफ एक्स होता है। ये है आपका बाई और इसी को हमने लिख लिया एफ एक्स, तो ये हमारा देखो फलन बन गया। और इस फलन का हमें पूछा गया है परिसर बताइए। तो अब परिसर ज्ञात करने का मतलब ये है कि जो एफ एक्स का मान कहां से कहां तक है, जो हमारा एफ एक्स है, बाई है, वो कहां से कहां तक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपको यहां से देखो हमने क्या कर लिया, यहां से थोड़ी सी देखो बेसिक बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है। क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान सदैव 0 से बड़ा होता है, सदैव 0 से बड़ा होता है, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। अब आगे यहां पर देखो हमने इसको उलट के लिख दिया, तो 0 पहले लिख लिया और लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब इसके बाद यहां पर एक बात और सामने आई कि यहां पर ये लिखा है एक्स स्क्वायर और यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है। देखो यूं ऐसा एरो लगा दें, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी हमने एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सब में हमने डिवाइड कर लिया, पूरी असमका में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने पर ये तो 0 रहा, यहां पर लेस देन इक्वल टू का निशान है, और ये हमने बना लिया एफ एक्स, या ये कहें बाई बना लिया, और यहां पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस ये परसर है, समझो, इसको इतना लिखे आओगे तो अभी ठीक है, ये परसर तो है। परसर का मतलब बाई का मान कहां से कहां तक है, तो आपको लिखना है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक परसर बराबर क्या लिखना है, परसर लिखना है 0 भी रखना है साथ में, बाई का मान 0 भी हो सकता है, या 0 से आगे जाओ कहां तक, 1 से पीछे, 1 नहीं जाना है, यहां पर इक्वल का निशान नहीं है, 1 से पीछे तक रहना है। ठीक है, तो यहां से 0 से आगे बढ़ो, 1 से पीछे जो भी आपके बाई के मान होंगे वो सब परसर होंगे। इतनी बात ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यहां लिखा है मान लीजिए कि f, g सच दैट r से r क्रमशः f x बराबर दिया है x प्लस 1, g x बराबर दिया है 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है,
तो f प्लस जी और f माइनस जी तथा f भाग जी ज्ञात करिए। बिल्कुल देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, 7वां है प्रश्न आपका, जो कि बहुत आसान है। हमसे ऐसा कह रहा है कि एक तो फलन f है वो r से r में है, एक फलन कोई g है वो भी आपका r से r में है, और जो f फलन है वो हमें fx बराबर दिया गया है x प्लस 1 तथा एक जो g फलन है वो gx बराबर यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस 3। ठीक है, और हमसे ये कहा गया है कि f प्लस g बता दो। देखो बिल्कुल एकदम सिंपल है, f का मतलब fx है और g का मतलब gx है। हमसे पूछा है f प्लस g का मान, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें fx प्लस gx निकालना है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, fx प्लस gx निकालना है। तो बच्चों fx का मान यहाँ से है देखो x प्लस 1 और प्लस gx है वो आपका है 2x माइनस 3। तो बस इनको दोनों को देखो x और x वाले पदों को जोड़ोगे 2x और 1x 3x हो जाएगा, जबकि -3 में 1 प्लस का है तो माइनस का यहाँ 2 मिलेगा। यहाँ इस तरीके से f प्लस जी बराबर 3x माइनस 2 होगा। सिंपल काम है, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद देखो यहाँ पर दिया है f माइनस जी का मान बता दो, f माइनस जी कितना होगा। तो बच्चों f माइनस जी का मतलब ये है कि हम fx में से gx को घटाएंगे, fx में से gx को घटाएंगे। बस देखो fx कितना है, यहाँ दिया गया है fx का मान x प्लस 1 है, और माइनस में यहाँ देखो gx कितना है, ये आपका है 2x माइनस का 3। जब माइनस करोगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो x प्लस 1 माइनस में 2x और प्लस का हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो x में से जब 2x घटाओगे तो माइनस का 1x बचेगा, और 3 और 1 4, प्लस का कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए f माइनस जी बराबर हमने ये देखो ये निकाल लिया माइनस x प्लस 4। और इसके बाद में यहाँ पर तीसरी बात और पूछी गई कि भाई भाग में जो है ना f भाग g बताओ, f बटे g बता दो। f का मान क्या है बच्चों, यहाँ देखो f का मतलब fx होता है और यहाँ बटे में g का मतलब gx होता है। तो बस fx जो दिया गया है वो x प्लस 1 है, कितना है x प्लस 1, और यहाँ जो gx है वो दिया गया है 2x माइनस 3। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, इसी को आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से बच्चों ये काफ़ी, अब हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी आपने पढ़ा है बिल्कुल एकदम सब कुछ समझ में आया होगा, कहीं से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, 8वां प्रश्न देखो क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए कि कोई जो f है वो इस प्रकार से लिखा है। देखो 8वां प्रश्न f बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 1,1 और ये है आपका 2,3 के बाद लिखा हुआ है 0,1 0,-1। ठीक है, 0,-1 और इसके बाद लिखा है -1 -3 -1, -3। ठीक है, और ये आपका कोई एक फलन दिया गया है और z से z में आपका फलन है। f किस प्रकार से है, z से z में, z से z। ठीक है, पूर्णांक से पूर्णांक में आपका फलन है। और यहाँ पर fx बराबर दिया गया है, देखो ध्यान दें, fx बराबर ये दिया गया है, fx बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है। ax प्लस b द्वारा परिभाषित ये आपका फलन है, और आपसे कहता है a और b कोई पूर्णांक है तो a और b को निर्धारित करिए। a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, ये कोई फलन fx बराबर ax प्लस b दिया गया है। यहाँ पर देखो f बराबर इस प्रकार से दिया है कि 1,1, यहाँ से 1,1 2,3 0,-1 और -1,-3। यहाँ पर याद करो, जब हमने अभी विविध उदाहरण करवाए थे उस उदाहरण में भी इसी टाइप का एक प्रश्न था बच्चों। यहाँ से ये देखो, अगर x का मान है तो ये क्या होता है, ये y का मान होता है। देखो ध्यान दें, ये इस प्रकार से होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो यहाँ 1,1 लिखा है, इसका 1 का 1 से सीधा रिलेशन देखो इस प्रकार से है। यहाँ 2,3 लिखा है तो 2 का रिलेशन यहाँ देखो 2 का 3 से है। 0,-1 लिखा है, यहाँ पर देखो -1 लिखा है, 0 का -1 से है।
और इसी प्रकार यहाँ पर -1 अवयव है इसका, यहाँ -3 से यहाँ सीधा संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो x का मान 1 लिखते हैं, y का मान 1 मिलेगा, y का मतलब fx। ये क्या होता है, ये x होता है और ये fx होता है, ये x ये fx को ही हम y कहते हैं। इतना ही तो है। तो यहाँ देखो अगर x बराबर 1 लिख दें, x बराबर 1 y बराबर 1, यहाँ से x का मान 1 और y का मान 1 रख दें, रखने पर y का मतलब समझो, y का मतलब fx है, fx का मान 1 है ये। तो आप यहाँ देखो a अपना ज्यों का त्यों रखेंगे, x का मान 1 लिखेंगे, प्लस b को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और ये fx जो है जिसको हमने y लिखा है, fx कहें या y कहें एक ही बात है। तो y का मान कितना है बच्चों, 1। यहाँ देखो 1 लिख लें, ठीक है, यहाँ 1 लिख लें या यहाँ लिख लें, एक ही बात है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। तो a प्लस b बराबर ये हमारा, चलो इसको यहीं बना रहे 1 बराबर, ठीक है, और इसको आगे अगले स्टेप में a प्लस b बराबर 1 लिख दें। यहाँ देखो इस पर हम 1 नंबर डालें, ठीक। अब आगे x का मान 2 लिख दें, y का मान 3 लिख दें, ऐसा भी संभव है। या इसको x का मान 0 लिख दें, y का मान -1 लिख दें, ये भी संभव है। x का मान -1 और y का मान -3 लिख दें, ये भी संभव है। आप इनमें से कोई भी मान लिख सकते हो, कोई भी मान, क्योंकि हमें तो a और b के मान ज्ञात करने तो केवल 2 समीकरणों की जरूरत है। तो 2 समीकरणों में यहाँ अगर इसको न लिख के इसको लिख दें तो बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि यहाँ तो x का मान 0 है, सीधा सीधा यहाँ पर एक चर का मान ज्ञात हो जाएगा। मतलब यहाँ पर a या b में से a तो 0 हो जाएगा, b का मान यहाँ सीधा निकल आएगा। देखो इसको लिख देते हैं, x बराबर 0 y बराबर -1 रखने पर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a अपना ज्यों का त्यों रखेंगे, x का मान 0 लिखेंगे, प्लस b को ज्यों का त्यों b लिखेंगे, और इधर देखो जो fx है जिसको हमने कहा y हम रखेंगे, और y का मान हम कितना लिखेंगे, -1, ठीक। y मतलब fx का मान -1 रख लिया, बराबर a अपना ज्यों का त्यों x का मान 0 लिख दिया, प्लस b अपना ज्यों का त्यों। तो यहाँ देखो ये तो 0 हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, b का मान, या यहाँ से देखो हमें -1 मिल गया, b बराबर -1। b बराबर -1 समीकरण 1 में रख दें, b बराबर -1 समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 नंबर में रखोगे, देखो a अपना ज्यों का त्यों रखोगे, प्लस b का मान -1 लिखोगे, बराबर में यहाँ 1 लिखोगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब a का मान कितना हो जाएगा, 2। तो बच्चों a और b के मान हमसे पूछे गए थे, हमने a और b दोनों के मान निकाल लिए। अब यहाँ से फलन को चाहो तो यहाँ देखो फलन लिख सकते हो, फलन कितना होगा, fx बराबर ax प्लस b है, देखो ax प्लस b है, और a अपना ज्यों का त्यों a का मान हमने कितना निकाला है, 2 निकाला है, तो a का मान 2 लिख दें तो 2x हो जाएगा, और प्लस b का मान -1 निकाला है। इस प्रकार ये fx हमारा जो फलन है वो ये बन जाएगा 2x - 1 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x - 1। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न था। यहाँ से हमें a और b का निर्धारण करना था, वो कर लिया, और इसके बाद हमने फलन भी ज्ञात कर लिया। फलन क्या होगा, 2x - 1 होगा, fx बराबर 2x - 1। क्लियर बात है बच्चों, ये हमें a और b के मान जो पूछे गए थे वो भी हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो 9वें प्रश्न में बच्चों क्या कहा गया है, देखो आसान प्रश्न है, बड़ा ध्यान से समझना है। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये 9वां प्रश्न यहाँ से कम बल्कि इंटर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इंटर मतलब कक्षा 12 में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका पूछने का तरीका थोड़ा बदला हुआ है, बाकी इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12 में ये पूछा जाता है। देखो ध्यान दें, हमसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9वां प्रश्न है, और ये लिखा हुआ है भाई कि जो रिलेशन R है वो इस प्रकार से है कि a, b, रिलेशन किस प्रकार से है, a, b सच दैट a और b दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, और आगे लिखा है तथा जो a है वो कितना है, b² के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से द्वारा परिभाषित संबंध है। और जो संबंध R है वो किस प्रकार से है, R जो है वो n से n में है। कैसे है, n से n में। ठीक है, n से n में आपका कोई संबंध है, और कहता है कि क्या निम्नलिखित में सत्य है
क्या, देखो ध्यान दें, पहला आपका प्रश्न है, इसमें लिखा है a कॉमा ए बिलोंग टू आर, a कॉमा ए बिलोंग टू आर, यहां लिखा है सभी a बिलोंग टू n, ठीक है, a के सभी मानों के लिए, मतलब जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर a क्या है, a का मतलब है सभी नेचुरल नंबर, ऐसे समझो, ठीक है। तो कहता है कि ये सत्य है कि असत्य है, भाई बताओ इसको, पहले इतना ही बताओ, इतना बताओ। देखो ध्यान दें बच्चों, a कोमा b का क्या मतलब है, a कोमा b का मतलब है कि a जो है वो b स्क्वायर के बराबर है, a कितना है, b स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, अगर a और b स्क्वायर, a जो है वो b स्क्वायर के बराबर है, हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर a कोमा a लिखा है तो इसका क्या मतलब है, a कोमा a लिखा है, इसका क्या मतलब है, देखो a कोमा a यदि ऐसा लिखा है कि a कोमा a रिलेशन में है, जब भाई रिलेशन में a कोमा b है तो इसका मतलब है a बराबर b स्क्वायर, और यदि रिलेशन में a कोमा a है, देखो a कोमा a बिलोंग टू r, तो a बराबर a स्क्वायर हो सकता है, a बराबर a स्क्वायर हो सकता है, a कोमा b, अगर यहाँ b है तो देखो लिखा है a बराबर b स्क्वायर लिखा है, और अगर a कोमा a रिलेशन में है तो इसका मतलब a बराबर a स्क्वायर, कभी हो ही नहीं सकता, a स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। केवल एक कंडीशन है कि यदि a का मान 1 कर लिया जाए, a का मान 1 रख दिया जाए, तो भाई 1 बराबर 1 का स्क्वायर तो वास्तव में सही हो जाएगा। अदरवाइज किसी भी संख्या के लिए प्रश्न ये आपका कहता है कि a क्या है, a और b क्या है, नेचुरल नंबर है, तो भाई किसी नेचुरल नंबर के लिए ये सत्य नहीं है, बल्कि केवल एक के लिए ये सही है कि a बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो आपको लिखना है यदि a कोमा a बिलोंग टू r, तो a बराबर a स्क्वायर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, केवल a बराबर 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, और जबकि किसके लिए, हमें सभी नंबरों के लिए चाहिए, तो सभी नंबरों के लिए सत्य नहीं है, बल्कि केवल a बराबर 1 के लिए सत्य है, जबकि a बिलोंग टू क्या है, n है, a बिलोंग टू n है, तो a बिलोंग टू n के लिए सत्य नहीं है। तो आपको लिखना है अतः a कोमा a बिलोंग टू r सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है बात बच्चों। a बिलोंग टू a का a कोमा a बिलोंग टू r का मतलब है कि a कोमा a रिलेशन में है। ये क्या संबंध होता है, आगे पढ़ोगे जब 12th में तो आपको पता चलेगा, ये आपका स्वतुल्य संबंध होता है, स्वतुल्य, स्वयं से स्वयं की तुलना करना, ठीक है। a कोमा a रिलेशन में है तो ये संबंध आपका स्वतुल्य संबंध कहलाता है, आपको कक्षा 12वें में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, एक बार फिर से समझो। a कोमा b अगर रिलेशन में है, देखो r में क्या है, r बराबर मतलब जो रिलेशन है r, उसमें a कोमा b अगर है तो इसका मतलब है a बराबर b स्क्वायर। अच्छा भाई, अगर a कोमा a, प्रश्न कहता है a कोमा a बिलोंग टू r, a कोमा a r में है, मतलब रिलेशन में a कोमा a है, तो इसका मतलब है कि अगर a कोमा a रिलेशन में है तो a बराबर a स्क्वायर, हो ही नहीं सकता कभी, केवल a बराबर 1 के लिए हो सकता है, और किसी के लिए ये सही नहीं हो सकता है। इसका मतलब a कोमा a रिलेशन में नहीं है, अर्थात ये आपका क्या है, सत्य नहीं है, या ये कहें असत्य है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट समझो, दूसरे पॉइंट में क्या कहता है प्रश्न, कहता है a कोमा b बिलोंग टू r का तात्पर्य है b कोमा a बिलोंग टू r। देखो ध्यान दें, a कोमा b बिलोंग टू r का तात्पर्य है कि b कोमा a बिलोंग टू r, ये कहता प्रश्न, ठीक है। यहां देखो a कोमा b बिलोंग टू r का मतलब क्या है, देखो a कोमा b बिलोंग टू r का मतलब है a बराबर b स्क्वायर, a कोमा b बिलोंग टू r इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a बराबर b स्क्वायर, ठीक। तब b कोमा a बिलोंग टू r का मतलब क्या होगा, तब इसका मतलब होगा b बराबर a स्क्वायर। बताओ बच्चों, अगर a बराबर b स्क्वायर है तो क्या b बराबर a स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो कैसे, एक उदाहरण समझो, एक उदाहरण समझो। आप ये बताओ कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो क्या
2 बराबर 4 का स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। 4 बराबर 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है। तो क्या 2 बराबर 4 का स्क्वायर हो सकता? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है। ये भी आपका a, b बिलोंग टू r, तब b, a बिलोंग टू r बिल्कुल असत्य लिखा है। ये भी आपको इसमें भी असत्य लिखना है। ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रश्न में तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा है a, b बिलोंग टू r, लिखा है a, b बिलोंग टू r। हमें पता है a, b बिलोंग टू r, इसका क्या मतलब है? a, b अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि a बराबर b स्क्वायर। बात ठीक है। a, b रिलेशन में, इसका मतलब क्या है? a बराबर b स्क्वायर। अच्छी बात है। अच्छा, b, c बिलोंग टू r, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है b बराबर c स्क्वायर। भाई a, b अगर रिलेशन में तो इसका मतलब है a बराबर b स्क्वायर, तो b, c अगर रिलेशन में तो इसका मतलब b बराबर c स्क्वायर। तब ध्यान से समझो, तब a, c बिलोंग टू r का क्या मतलब होगा? a, c बिलोंग टू r का मतलब होगा a बराबर c स्क्वायर। क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर a बराबर b स्क्वायर है, b बराबर c स्क्वायर है, तो क्या a बराबर c स्क्वायर हो सकता? नहीं हो सकता। कैसे? देखो ध्यान में, a बराबर लिखा है b स्क्वायर, b बराबर लिखा है c स्क्वायर, तो भाई a बराबर क्या हो सकता है? ध्यान से समझो, a बराबर कितना है? b स्क्वायर है, और b का मान हमारे पास है c स्क्वायर। तो ये इस b के जगह पर देखो, इस b के जगह पर हम c स्क्वायर लिख दें तो c स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा बताओ? a बराबर c की पावर 4 हो जाएगा, ना कि a बराबर c स्क्वायर। समझो बात, a बराबर c स्क्वायर कभी नहीं होगा। a, b अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब a बराबर b स्क्वायर, b, c रिलेशन में है, इसका मतलब b बराबर c स्क्वायर। लेकिन a, c अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब a बराबर c स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन a बराबर c स्क्वायर कभी हो नहीं सकता। ध्यान से समझो कि अगर a बराबर b स्क्वायर है, b बराबर c स्क्वायर है, तो a बराबर c की पावर 4 होगा। देखो ध्यान दें आप, a बराबर b स्क्वायर, b बराबर c स्क्वायर, तो a बराबर b स्क्वायर जो लिखा है, इस b को हम c स्क्वायर लिख सकते हैं, तो b के जगह हमने c स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर है ही है, तो c की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। तो भाई a बराबर हम c स्क्वायर नहीं लिख सकते, बल्कि a बराबर c की पावर 4 हो जाएगा। तो ये भी बच्चों क्या है? असत्य है। ये भी असत्य है। ठीक, ये भी नहीं हो सकता कि a, b रिलेशन में हो, b, c रिलेशन में हो, तो a, c रिलेशन में नहीं होगा। ये भी असत्य है। ये भी संबंध नहीं है, ये भी संबंध नहीं है, ये भी संबंध नहीं है, ये भी संबंध नहीं है। तो आपको ये पूछा गया है कि आप बताओ कि क्या ये निम्नलिखित कथन सत्य हैं, तो आपको लिखना है सब नियम जो लिखे हैं वो असत्य लिखे हैं। ठीक है, ये कथन जो लिखे हुए हैं वो क्या है? असत्य लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9वां। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो बच्चों क्या है 10वां प्रश्न, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। बच्चों अगर किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी लगती है कि समझ में नहीं आ रहा है, या किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। अदरवाइज कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो लिखा है, मान लीजिए कि a बराबर है 1 2 3 4 और एक b समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 5 9 11 15 एंड 16 और f बराबर दिया गया है इतना, तो क्या निम्नलिखित सत्य है? देखो पहले प्रश्न लिख लेते हैं बच्चों। 10वां प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है 10वां। देखो लिखा है a कोई समुच्चय है और a समुच्चय के अवयव यहां पर दिए गए हैं। देखो 1 2 3 1 2 3 4 और कोई b समुच्चय है जिसके अवयव यहां देखो कितने हैं? 1 5 1 5 1 5 1 5 9 11 15 16 ठीक है, ये आपका b समुच्चय हो गया। इसमें f
f बराबर यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया गया है 1,5 1,5 2,9 2,9 3,1 3,1 दिया गया है और 4,5 दिया गया है 4,5 देखो दिया गया है और यहाँ 2,11 2,11 ऐसा देखो दिया गया है 2,11 ठीक है। इस प्रकार से देखो ये f दिया गया है। हमसे कहता है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। क्या क्या देखो दो प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है f a से b में एक संबंध है, एक संबंध है, ये पूछा गया है कि क्या a से b में एक संबंध है f के नहीं है, बताओ भाई। और f दूसरा आगे कहा है f a से b में एक फलन है, f a से b में एक क्या है फलन है। यहाँ पर देखो दो प्रश्न पूछे गए हैं, कहा है कि ये संबंध है या फलन है, क्या है आप बताओ। देखो ध्यान से समझो बच्चों, एक कोई समुच्चय है, एक कोई समुच्चय b है और यहाँ पर ये फलन दिया गया है। इसको देखो एक ये a समुच्चय है, एक ये b समुच्चय है, a ये है b ये है और a से b में आपका ये फलन f है ठीक है। a के अवयव हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 और b के अवयव हैं 1 5 9 11 और ये 15 और ये 16 ठीक है। अब आप यहाँ देखो एक का कनेक्शन 5 से है, एक का कनेक्शन 5 से है, ध्यान से समझो, एक का 5 से है, 2 से 9 का है, 2 का कनेक्शन 9 से है, बिल्कुल ठीक है। 3 का 1 से है, 3 का कनेक्शन देखो 1 से है, ये भी ठीक है। 4 का 5 से है, 4 का कनेक्शन काहे से है, देखो 5 से, ध्यान से समझो, 4 का कनेक्शन काहे से है, 5 से। और इसके बाद 2 का कनेक्शन 11 से है, देखो 2 का कनेक्शन काहे से है, 11 से। अब बच्चों ध्यान से समझो, इतना है। तो यहाँ पर a से b में एक संबंध तो है, बिल्कुल है। क्यों, संबंध के लिए क्या बातें होती हैं, a के जो अवयव हैं वो b के अवयवों से संबंधित होना चाहिए, तो वो है, इसमें कोई समस्या नहीं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक समुच्चय a है और एक समुच्चय b है, अगर इन दोनों का कार्तीय गुणन निकाला जाए तो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कार्तीय गुणन का उप समुच्चय जो होता है वही तो संबंध होता है। तो ये कार्तीय गुणन अगर a से b का क्रॉस निकालें, a कार्तीय गुणन b निकालें, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो कार्तीय गुणन आता है, गुणन उन्हीं में के कुछ अवयव देखो यहाँ हमने रख लिए, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। संबंध की यही तो परिभाषा है, a क्रॉस b का उप समुच्चय होता है। तो हमारा जब a क्रॉस b हम निकालेंगे उसका उप समुच्चय यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसलिए ये संबंध तो पक्की बात है। देखो आपको क्या लिखना है, संबंध है। चूंकि a व b का कार्तीय गुणन, a व b का कार्तीय गुणन a क्रॉस b का उप समुच्चय f है। मतलब f क्या है, f ऐसा यहाँ f यहाँ लिख दो, f a व b का कार्तीय गुणन a क्रॉस b का उप समुच्चय है, अतः यह संबंध है। क्या है, ये संबंध तो है, इतनी बात तो कन्फर्म हो गई। अच्छा अब ये फलन है या नहीं, ये देखो फलन के लिए क्या होता है, इस a समुच्चय के प्रत्येक अवयव का b में प्रतिबिंब होना चाहिए और वो भी प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पहली शर्त तो लागू हो रही है कि a के सभी अवयवों का b में प्रतिबिंब होना चाहिए, वो है a के देखो कोई भी अवयव छूटे नहीं है कि सभी अवयवों का यहाँ प्रतिबिंब है, लेकिन अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। आप यहाँ से ध्यान से देखो तो 2 अवयव ऐसा है जिसके 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, 2 का 11 प्रतिबिंब है, 2 का ही 9 प्रतिबिंब है, 2 का 9 प्रतिबिंब है, 2 का ही 11 प्रतिबिंब है। इसका मतलब एक अवयव के यहाँ पर 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसलिए ये आपका फलन नहीं है। फलन के लिए क्या होता है, इस a के अवयवों का b में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ ये अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, 2 का 2 अवयव ऐसा अवयव है जिसके 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। b में कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, 2, 2 का 9 प्रतिबिंब बन रहा है और 2 का ही 11 प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको कहेंगे ये फलन नहीं है। क्या कहेंगे यहाँ पर, ये फलन नहीं है। देखो ये इसका एक वाले प्रश्न का आंसर है। यहाँ दूसरे वाले प्रश्न का आंसर देखो आपको लिखना है, चूंकि
समुच्चय, क्योंकि समुच्चय ए के अवयव 2 का बी में 2 के लिखो, है ना, ए के अवयव 2 के बी में 2 प्रतिबिंब 9 व 11 विद्यमान हैं या उपस्थित हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 9 और 11 दो प्रतिबिंब विद्यमान हैं, अतः फलन यह है, ऐसे लिख दें, अतः f फलन नहीं है, ऐसे लिख, फलन नहीं है। ठीक, ये फलन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 अवयव ऐसा है जिसके बी में 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। ये देखो, इसका ऐसे भी रीजन दे सकते हो कि यहां पर जो f लिखा हुआ है, ये इसमें जो कृमित युग्म लिखे हैं, कृमित युग्म, इन कृमित युग्मों को देखो ध्यान से, तो आपको ऐसा दिखाई यहां पर देगा कि यहां देखो ये पहला घटक है, ये भी देखो पहला घटक। 2 कृमित युग्मों के 2 कृमित युग्म कौन कौन से, 2,9 और 2,11, 2 कृमित युग्मों के प्रथम घटक समान हैं, ऐसा भी आप यहां लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्योंकि f के कृमित युग्म 2,9 व 2,11 के प्रथम घटक समान हैं। 2 देखो, इसका भी प्रथम घटक है, इसका भी प्रथम घटक 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम घटक, अगर प्रथम घटक समान है तो इसका मतलब ये फलन नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी यहां पर लिख सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां बच्चों। चलो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11वां पे आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, मान लीजिए कि f यहां पर दिया गया है, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर है 11 और f बराबर हमें यहां दिया गया है, यहां पर a, b, क्या है, a b, a इंटू बी है, a इंटू बी, और कोमा लगा के लिखा है a प्लस बी। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि a और b क्या है, a, b है, वो बिलोंग कर रहा है z को, पूर्णांक है ना, a b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आगे लिखा है कि द्वारा परिभाषित z क्रॉस z का ये उप समुच्चय है। ये क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, अच्छी बात है, उप समुच्चय है। और आगे लिखा है, क्या f z से z में एक फलन है? अगर फलन है तो अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। क्या ये फलन है, ऐसा प्रश्न कहता है, तो हमें फलन के लिए देखो क्या शर्तें पता है कि a पहले वाले समुच्चय का दूसरे वाले समुच्चय के सभी अवयवों में प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए, इतनी बात पता है। तो यहाँ पर a और b क्या है, कोई भी पूर्णांक, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, एक कोई पूर्णांक a बराबर मान लें 0 और b बराबर मान लें 1। हमने ये मान लिया कि कोई पूर्णांक a है वो तो 0 है और b पूर्णांक को उसको 1 लिख दिया। तो अब यहाँ आप ऐसे समझो कि a b का मान कितना होगा, ध्यान से समझो, a b का मान कितना होगा, 0 इंटू 1 मतलब 0 होगा। अच्छा, a प्लस बी का मान कितना होगा, a प्लस बी का a का मान 0 लिख दें और प्लस b का मान 1 लिख लें, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो कृमित युग्म में बनेगा, तो ये तो हो गया 0 कोमा, और ये आपका कितना हो गया 1, ये इसका देखो 1 आपका f का कोई अवयव मिल गया, यहाँ पर ये 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। f का एक अवयव हमने यहाँ पर 0,1 लिख लिया। इसी प्रकार बिल्कुल पुनः अगर हम ये मान लें कि a बराबर है 0 और b बराबर हम आपकी बार 2 लिख लेते हैं, a बराबर 0 b बराबर 2 लिख लें, तो हमें यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो a b का मान पहले निकालो, a का मान 0 लिख दें, b का मान 2 लिख दें, तो ये तो पूरा 0 देखो फिर से हो जाएगा। a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, a प्लस b का मान देखो, a का मान 0 और b का मान हमने 2 लिख दिया, तो अब हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। अब ये कृमित युग्म कौन सा हो गया, 0,2 हो गया, देखो 0,2 हो गया, जो कि f को बिलोंग करेगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर f के 2 अवयव मिले, एक अवयव मिल गया, एक अवयव मिल गया 0,1 और ये मिल गया 0,2। यहाँ समझो, ध्यान से समझो, ये आपका है देखो 1 और ये आपका दूसरा समुच्चय।
यहां पर अवयव है 0, 0 का एक प्रतिबिंब है, देखो ध्यान दें 0 का एक प्रतिबिंब है, बिल्कुल सही बात है, और 0 का ही 2 प्रतिबिंब है, 0 का ही 2 प्रतिबिंब है। अब समझो बात, यहां पर 0 के साथ में अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, 0 का एक भी प्रतिबिंब है, 0 का 2 भी प्रतिबिंब है। इसका मतलब इस वाले के सभी अवयवों का यहां अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये आपका फलन नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? फलन नहीं है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से समझो। इसमें पूछा गया है कि क्या z से z में आपका ये फलन है, तो आपको लिखना है बिल्कुल फलन नहीं है। हमने देखा z के मान, z का मतलब पूर्णांकों के मान हमने बदल बदल के देखा, तो 0 का यहां पर 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, 0 का एक भी प्रतिबिंब है, 0 का 2 भी प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब आपको यहां पर लिखना है चूंकि 0 के 2 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, 0 के 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं। ठीक है, ये क्या है? ये फलन नहीं है, क्योंकि यहां पर 0 का अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। इसके सभी अवयवों का यहां पर जो प्रतिबिंब मिले वो कैसा मिले? अद्वितीय मिले, तो वो नहीं मिल रहा है। यहां पर हम ऐसा देखो एक समझ सकते हैं, ध्यान से समझो। अगर इसका क्रमित युग्म बनाए तो ये देखो पहला हमें 0 मिल रहा है, और यहां पर जब 0 मिल रहा है तो ये क्या है? 1, तो 0,1 मिल रहा है। ठीक है, यहां पर हमने बदला तो यहां पर 0,2 मिल गया, 0,2 मिल गया, और भी आगे इसी प्रकार से मिलेंगे। इसका देखो दूसरा रीजन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक यदि समान आते हैं तो फलन नहीं है। यहां देखो प्रथम घटक दोनों के समान है कि नहीं, इसका मतलब ये आपका फलन नहीं है। ठीक है, ये संबंध तो कहा जा सकता है लेकिन फलन नहीं है। संबंध तो चूंकि उपसमुच्चय होगा, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा तो संबंध तो होगा ही होगा, लेकिन ये संबंध फलन तब बन जाता है जब इसमें A के प्रत्येक अवयव का B में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता हो, तो हमारा ये फलन बन जाता है। तो यहाँ पर अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहोगे? फलन नहीं है। सिंपल सी बात है। इसके आगे देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है आगे एक लास्ट क्वेश्चन है 12वां। देखो क्या कहता है, इसको रब कर लेते हैं। देखो 12वां प्रश्न क्या है, देखिए 12वां प्रश्न लिखा है, मान लीजिए कि A बराबर दिया है 9, 10, 11, 12, 13 है तथा F जहां A से N, Fn बराबर N का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, तो F का परिसर बताइए। तो एक तो हमें दिया गया है यहाँ पर एक कोई समुच्चय A दिया गया है, और उसके अवयव यहाँ पर हमें दिए गए हैं 9, 10, 11 और 12 और 13। ये देखो A के अवयव दिए गए हैं। ठीक है, A के अवयव यहाँ पर हमें इस प्रकार दिए गए हैं। अच्छा, F सच दैट A से N, F सच दैट A से N, और Fn बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना? N दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, N दिया गया है। N का महत्तम अभाज्य क्या लिखा है? Fn बराबर N का महत्तम अभाज्य गुणज है ना, अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। ठीक है, ध्यान दें, अब समझो पूरी बात इतनी। Fn क्या है? Fn है N का महत्तम अभाज्य गुणज। बात आई समझ में? तो बच्चों इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर जो A समुच्चय दिया गया है, इसके जो अवयव हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा लिख दें, समुच्चय A के अवयवों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? गुणनखंड विधि से करेंगे, सीधी बात है। तो यहाँ पर देखो ध्यान दें कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे 9 लिखा है ना, 9, तो 9 के गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 गुणे 3 लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार देखो 10 के अभाज्य गुणनखंड बता दो कितने लिखने हैं।
10 के गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हो। 10 के गुणनखंड ये हो गए। 11 के गुणनखंड, चूंकि ये तो अभाज्य संख्या है तो इसमें तो केवल 1 का ही गुणा कर सकते हैं, 1 गुणा 11 लिख सकते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 दूनी 4, पहले 1 लिख लेते हैं। 1 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड देखो 12 के लिख लिए। और 13 के भी अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 13 हम लिख लें। इतनी बात ठीक है। प्रश्न हमसे ये कहता है कि जो Fn बराबर क्या है, n का महत्तम अभाज्य गुणक, अभाज्य गुणक, महत्तम का मतलब बड़ा वाला जो गुणनखंड है। ध्यान से देखो, इसमें महत्तम अभाज्य गुणक बताओ। महत्तम अभाज्य गुणक कितना होगा बच्चों? तो आपको लिखना है 3 होगा। महत्तम अभाज्य गुणक कितना होगा? 3। जो इस गुणनखंडों में से सबसे बड़ा गुणनखंड है वो लिखना, महत्तम का मतलब बड़ा। इसके बाद देखो 10 में बताओ क्या लिखना है। 10 में महत्तम अभाज्य गुणज बराबर आपको 5 लिख देना है। अच्छा भाई, इसमें बताओ क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें आपको लिखना है 11, है ना। महत्तम अभाज्य गुणज बराबर क्या लिखना है? 11 लिखना है। इसमें बताओ क्या लिख सकते हो। इसमें अभाज्य महत्तम अभाज्य गुणज बराबर हम 3 लिख सकते हैं। और 13 में इसमें अभाज्य महत्तम अभाज्य गुणज बराबर हम 13 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से समझो, यहां से f कितना हो जाएगा इसको समझो। f बराबर जैसे 9 है ना, तो 9 का जो महत्तम अभाज्य गुणज है वो कितना है? 3। तो आपको 9,3 लिखना है, 9,3 लिखना है। इसके बाद 10,5 लिखना है। देखो 10,5 यहाँ लिख दें। इसके बाद 11,11 हम लोग यहाँ 11,11 लिख लें। फिर इसके बाद 12,3 लिखेंगे, 12,3 भी लिख लिया। और इसके बाद में यहाँ पर 13,13 लिखेंगे। ये देखो हमने, ये आपका फलन बन के तैयार हो गया। अब इस फलन का हमें परसर ज्ञात करना है। परसर का मतलब क्या होता है? जो दूसरा वाला ये आपका घटक है, ध्यान से देखो, क्रमिक युग्म का दूसरा घटक होता है, उसको कहते हैं परिसर। तो यहाँ पर हमें लिखना है परिसर बराबर क्या लिखना है? 3 लिखना है, 5 लिखना है, 11 लिखना है, 3 लिखना है। देखो 3 3 2 बार है, इसलिए एक ही बार लिखना है। ठीक है, और अंत में हमें यहाँ पर 13 लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्रमिक युग्म में जो हमने लिखे हैं, उनके जो आपके दूसरे वाले घटक हैं वो आपका क्या कहलाता है? दूसरे वाले घटक जो भी मिले हैं उनका एक समुच्चय बनाओगे, उसको कहते हैं परिसर। तो परिसर बराबर 3 5 11, 3 3 3 2 बार हो गया, इसलिए इसको एक ही बार लिखना है। 3 एक ही बार लिखना है। ठीक है, और अंत में ये 13। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस प्रश्न का ये आपका परिसर यहाँ पर ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, कोई किसी को डाउट तो नहीं? बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों विविध प्रश्नावली आपकी एकदम आपको समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हम ऐसा कहेंगे कि संबंध और फलन आज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, उस पर हम लोग अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको यहाँ तक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और यदि किसी प्रकार की कोई भी आपकी डाउट्स या कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें।